लेपर्ड हीट एंड सैंड। लेपर्ड्स हर तरह के इकोसिस्टम में रहते हैं। भारत के जंगल हों या फिर अफ्रीका के सबसे सूखे इलाके, ये किसी भी मौसम के मुताबिक ढल जाते हैं। ये 1000 तरह की प्रजातियों को खाते हैं, चाहे हिरण हो या शूकर या फिर सीधी सादी गिलहरी। तेंदुए ताकतवर और तेज तर्रार होते हैं, पर इतने ज्यादा तेज भी नहीं। ये घात लगाकर शिकार करते हैं। अब अफ्रीका के इस हिस्से में भी पानी की कमी हो गई है और अपने बच्चों की देखभाल करने का काम ऐसा है जिसका सीधा ताल्लुक तापमान और मौसम से है, खासतौर पर एक बुल फ्रॉग के लिए। एक विशाल मादा तकरीबन 5000 टैडपोल पैदा कर सकती है। इनकी तादाद कम ज्यादा हो सकती है। मां बच्चों पर नजर रखती है और ध्यान रखती है कि टैडपोल का एक भी समूह पानी के मुख्य हिस्से से अलग थलग न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मां कीचड़ में रास्ते भी बनाना जानती है, पर आज दोपहर को इसने हार मान ली है। यहां बहुत गर्मी है और ये ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकती। ये उस जगह छिपी है जहां पौधे पानी से करीब 50 मीटर दूर हैं। इसके बच्चे, खासतौर पर ये सभी, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आसमान में बारिश का एक भी बादल नहीं है और पानी सामान्य से ज्यादा तेजी से सूख रहा है। बुलफ्रॉग के टैडपोल दूसरी प्रजातियों की तुलना में आधे समय में बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका बचे रहना नाटकीय तरीके से मौसम पर निर्भर है और ये एक बुरा साल रहा है। मादा खुद को निष्क्रिय करके जमीन के अंदर दबा रही है। ये तब तक दबी रहेगी जब तक कि बारिश या नदियां पानी वापस नहीं लाती। पोखर और ज्यादातर नदियां पूरी तरह सूख गई हैं। हर साल जानवरों को बहुत ज्यादा भागना दौड़ना पड़ता है ऐसी जगहों की तलाश में जहां पानी पीकर वो अपनी प्यास बुझाएं और तरोताजा हो जाएं। क्योंकि ज्यादातर जानवर मेढकों की तरह जमीन के भीतर सो नहीं सकते। यहां के जानवर सबसे पहले सबसे गहरी लेकिन सूखी धारा के सहारे आगे बढ़कर पीने का पानी खोजते हैं। दो महीने पहले नदी का यह हिस्सा 4 या 5 मीटर गहरा था। तेज गर्मी के मौसम में यह पानी एकदम से गायब नहीं होता, बल्कि रुके हुए पानी के पोखर बन जाते हैं। इनका पानी बहुत गंदा होता है। यहां की जनजातियां कहती हैं कि लंगूरों को हमेशा पानी पीने की छिपी हुई जगहें पता होती हैं। रेगिस्तान में वो हर आखिरी पोखर का पता रखते हैं। सबसे साफ पानी पीने की इनकी अपनी तरकीब है। ये उसे छान लेते हैं।
ये पानी के किनारे पर जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं ताकि पानी इनमें से होकर गुजरे और अपने आप छन जाए। इस तरह पानी की ज्यादातर गंदगी और घुला हुआ कीचड़ छन जाता है। ये पानी अभी भी गर्म है और कम से कम ये इनके मुंह का स्वाद तो नहीं बिगाड़ रहा है। प्यासे मरने से बचने के लिए ये सबसे बड़ी नदियों की मुख्य धाराओं से एक दिन की दूरी पर बने रहते हैं। लेकिन जहां पीना होता है वहां हमलावर भी घात लगाने के लिए छिपे होते हैं। हमलावर पानी के अंदर भी हैं और बाहर भी। इस बंजर दुनिया में पानी पीना न सिर्फ बहुत कठिन है बल्कि बहुत जोखिम भरा भी है। ये दिखाता है कि आखिर क्यों हर जानवर बहुत घबराहट के साथ पानी के किनारे पर आता है। अगर कहीं शेर और हाइना हो तो तेंदुए अपने शिकार को पेड़ के ऊपर खींच ले जाते हैं ताकि कोई उसे चुरा न ले। इनके शिकार का वजन अक्सर इनके बराबर होता है। लेकिन तेंदुए की ताकत बेमिसाल होती है। देखा जाए तो बिल्ली प्रजाति में यह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसी सबसे ऊंची डालों पर जाकर बैठने की आदत जहां दूसरे जानवर पहुंच भी न पाएं, इसलिए बनी है क्योंकि ये अपने आकार के जानवरों का शिकार कर पाते हैं। और एक बार शिकार करने के बाद इनका कई दिन तक काम चल जाता है। दिक्कत यह है कि इन्हें शिकार की रखवाली करनी पड़ती है। हालांकि इसका फायदा यह है कि यहां ऊपर ठंडी हवा चलती है। तेंदुए ने शिकार का एक बड़ा हिस्सा सफा चट कर लिया है, लेकिन अभी तक ये पानी पीने नहीं उतरा है। पेट में जो कच्चा गोश्त पड़ा है वो बार बार पानी की मांग कर रहा है ताकि उसे पचाया जा सके। जिन हाइना को तेंदुए के शिकार का पता चल जाता है वो पेड़ के नीचे डेरा डाल देते हैं ताकि जो कुछ गिरे उसे ये खा सकें। और इनकी वजह से तेंदुआ कहीं भी आ जा नहीं सकता। लेकिन अब प्यास हावी हो गई है। इसे पता है कि पास में पानी कहां है। खाना खाने के लिए ये इसका पसंदीदा पेड़ है। शेरों में वो तेजी नहीं होती और हाइना तो यहां चढ़ भी नहीं सकते। हालांकि बहुत सारे मुर्दाखोर पक्षियों की मौजूदगी की वजह से तेंदुआ जरा सोच में पड़ गया है। लेकिन सहज वृत्ति इसे बता रही है कि हिरण का जो हिस्सा बचा रह गया है उसे ऐसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि अभी इससे बहुत सारा गोश्त हासिल किया जा सकता है।
तेंदुए को गोश्त खाते हुए सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर इसके दो हिस्से हो गए तो या तो आधा या पूरा हिस्सा इसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये तेंदुआ बहुत अनुभवी है। इसका पेट एकदम भरा है और प्यास इसे बेहाल कर रही है। एक बार फिर इसने पानी पीने के लिए जाने का फैसला किया है। तेंदुए के लिए भी नीचे उतरते वक्त इस तने पर पकड़ बनाना आसान नहीं है। इसके पंजे इस दिशा में पकड़ नहीं बना सकते। जमीन पर उतरने के बाद तेंदुए को हाइना का डर नहीं सताता। इसे इस बात का डर रहता है कि मुर्दाखोर पक्षी वापस लौट आएंगे, और सबसे बुरी बात यह नहीं है कि वो इसके शिकार का एक हिस्सा खा जाएंगे, बल्कि ये कि अगर पूरा शिकार नीचे गिरकर हाइना के हाथ लग गया तो क्या होगा। इसे फिलहाल प्यास सहनी पड़ेगी और रात घिरने का इंतजार करना होगा। कम से कम तब ये पक्षी इसके शिकार को नहीं खाएंगे। तेंदुए आमतौर पर रेगिस्तान की सरहद पर रहते हैं। अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब ये अरब के सहारा रेगिस्तान और पूरे प्राचीन ईरान में पाए जाते थे। आज तेंदुए मुख्य रूप से अफ्रीका के गर्म दक्षिणी कोण पर ही पाए जाते हैं। यहां रात का तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जबकि दोपहर में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये वो दुनिया है जिसके मुताबिक कम ही जीव ढल पाए हैं। धरती पर जानवरों की सबसे कम तादाद वाले इलाके वो हैं जहां नमी तकरीबन ना के बराबर होती है। दक्षिणी अंगोला और उत्तरी नमीबिया के बीच अटलांटिक किनारे के पास बंजर अपने चरम पर है और यहां जीना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, लगभग हर जीव के लिए। लेकिन काओकोवेल्ट रेगिस्तान में एक बेमिसाल जीवन मिलता है। एक ऐसा पौधा जो सिर्फ इस गर्म इलाके में ही पाया जाता है। यह है वेलविचिया या वेलविचिया मिराबिलिस। यहां साल भर में तकरीबन ना के बराबर बारिश होती है। वेलविचिया जमीन के अंदर के पानी और ओस के सहारे जीता है। इसके अजीब से लकड़ी नुमा तने में सिर्फ 2 पत्तियां उगती हैं और ये लगातार 4 मीटर तक लंबी होती जाती हैं। ये पौधा दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक में उगता है और इसकी रणनीति है धीमा जीना। और इस तरह ऐसे सूखे में भी टिके रहना जो कभी कभी कई दशकों तक चलता है। इसलिए वेलविचिया का हर पौधा हजारों साल तक जीता है। जैसे कि ये पौधा शायद जीसस क्राइस्ट के जमाने में उगा होगा। इस पौधे की एक और तरकीब है कीड़ों की मदद लेना, जो इनके लिए खास तौर पर परागण करते हैं। कीड़ों की इस प्रजाति के लिए हर पौधा ब्रह्मांड के एक अलग थलग ग्रह की तरह है। इसके पास रहकर ही ये कीड़ा बड़ा होकर वयस्क बन सकता है। इन फिसलदार चादरों के पार इन कीड़ों का कोई जीवन नहीं है, क्योंकि ये बस इसके सिरे से ही चिपके रहते हैं।
जहां वेल्विचिया उगता है उससे थोड़ा आगे दक्षिण में रेगिस्तान में एक और अनूठा जीव रहता है, गिरगिट की एक प्रजाति जिसने खुद को रेत के टीलों की तलहटी पर रहने के लिए ढाल लिया है। यहाँ बहुत सारे कीड़े और झींगुर होते हैं और यही इसके लिए ऊर्जा और पानी का इकलौता स्रोत है। ये नन्हा गिरगिट है नमाकुआ कमीलियन। ये झाड़ियों में पाया जाता है लेकिन ये रेत में भी रहता है। इसके बावजूद हमलावर इसे जल्दी पहचान नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि इसका रंग अपने इलाके से एकदम मिलता जुलता है। इसके साथ ही इसके शरीर से कोई गंध नहीं आती। ये किसी तरह की गंध तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि कोई चीज या जीव इसे छूता नहीं है। इसके बाद ये आसानी से सियारों का निशाना बन जाता है। अटलांटिक सागर से नजदीकी और गर्मी की वजह से यहाँ आसमान पर हर 3 में से 1 दिन बादल छाए रहते हैं। ऐसे में नमाकुआ गिरगिट अपना रंग गहरा कर लेता है ताकि सूरज के रेडिएशन को सोख सके और गर्म हो सके। इस तरह ये शिकार करने की अपनी काबिलियत को बनाए रखता है। ये अकेला शिकारी दिन में सोकर धूप के कहर से बचा रहता है। कम से कम सोते में इसे पता नहीं चलता कि भयानक गर्मी का शरीर पर क्या दबाव पड़ रहा है। इसकी जैविक क्रिया चलती रहती है और शरीर अपना तापमान एक जैसा बनाए रखने के लिए कैलोरी खर्च करता रहता है। लेकिन इसे कई घंटों तक होश भी नहीं रहता। तेंदुए रात को शिकार करने निकलते हैं। इनकी सारी इंद्रियां इसी के मुताबिक ढल गई हैं। दिन की तपती गर्मी में शिकार के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। दोपहर की गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सो जाया जाए। लेकिन ये जीव इससे कहीं ज्यादा झपकी लेता है। एक बार में 6 से 10 महीने तक। ये बुलफ्रॉग दक्षिणी अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले गिने चुने उभयचर जीवों में से एक है। ये अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस तरह निष्क्रिय रहकर काटता है। ये एक तरह की शीत निद्रा है। फर्क ये है कि ये गर्मियों वाली नींद है। ये सिर्फ बारिश के मौसम में सक्रिय होता है। हालांकि कुछ साल ऐसे होते हैं जब बारिश या तो नहीं होती या बहुत कम होती है और टैडपोल की पूरी पीढ़ी ही तबाह हो जाती है। गर्मी के दौरान ये लंबी नींद इसलिए मुमकिन हो पाती है क्योंकि इसकी चमड़ी की एक परत सूख जाती है और इसके भीतर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह इस मेढक में इस लंबे इंतजार के दौरान भी पानी की कमी नहीं हो पाती। इतनी लंबी झपकी के बाद सबसे बुरा तब लगता है जब ये पता चलता है कि अभी लंबा दिन और उस पर भी धूप का कहर सहना बाकी है। बिल्ली प्रजाति के जीव एकदम साफ रहते हैं। इसकी एक वजह ये नहीं है कि ये अपने फर को एकदम साफ रखते हैं, बल्कि असल में ये खुद को तरोताजा बनाए रखते हैं। खास तौर पर इस जगह पर। बिल्लियां जीभ से अपनी चमड़ी को गीला करती हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा पसीना नहीं आता।
इनकी जीभ एक बड़ी सी मांसपेशी होती है जो शरीर के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। हालांकि इसके लिए इसका एकदम लचीला होना जरूरी होता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी मुद्राएं तकरीबन नामुमकिन होती हैं। अब इसके फर तक पहुंची हवा इसकी लार को भाप बनाकर उड़ा देती है। इस तरह जो ठंडक महसूस होती है उससे इसे सुकून मिलता है, लेकिन इस नमी की वजह से चमड़ी पर कीड़े भी चले आते हैं। धरती के गर्म इलाकों में भी कीट पतंगे बड़ी तादाद में रहते हैं। अक्सर काफी खतरनाक भी होते हैं, खासतौर पर परजीवी। हर जानवर ने इन्हें काबू में रखने की अपनी तकनीक विकसित कर ली है। हाथी ठंडक हासिल करने के लिए कीचड़ में लोट लगाते हैं, लेकिन जब पानी उड़ जाता है तो न सिर्फ इससे इनकी चमड़ी का तापमान कम हो जाता है, बल्कि इनके शरीर पर पुती सूखी मिट्टी एक कड़े कवच का काम करती है, जिसे खून चूसने वाले कीड़े भेद नहीं पाते। बंदरों में एक दूसरे की गहरी देखभाल करने का बर्ताव देखा जाता है। ये इनकी सेहत कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे होशियार जीवों में से एक में साफ सफाई से जुड़ा ये बर्ताव इतना जरूरी और आम है कि इसका मकसद अब सिर्फ सफाई नहीं रह गया है। इससे सामाजिक रिश्ते बनते हैं। माँ और बच्चों के बीच ममता की एक डोर पनपती है या दोस्ती के नाते भी कायम होते हैं। कीड़े गर्मी के बारे में लंगूरों या तेंदुओं की तरह नहीं सोचते। शरीर का ऊंचा तापमान हॉर्स फ्लाइज या चीटसी फ्लाइज को सक्रिय रहने में मदद करता है, जैसे कि ये तेजी से हिलती पूंछ से बच पाते हैं या दूसरे जानवरों की बचाव की तकनीकों से भी। यहां तक कि फर वाले स्तनपायी जीव भी कीड़ों से जंग में हार जाते हैं। फिलहाल वो यही कर सकते हैं कि सुकून से रहें और बाद में बदन खुजलाते रहें। मक्खियों और मच्छरों को हर जानवर का सबसे कमजोर हिस्सा पता होता है। बहुत पुराने समय में इन्होंने विशाल डायनासोर और मैमथ हाथियों पर भी हमला किया था। हिमयुग में जो मैमथ पाए जाते थे उनमें बाल होते थे, आधुनिक हाथियों में वो गायब है। इसलिए आज के ये पैचीडर्म्स खुद को कीचड़ से और फिर धूल से ढक लेते हैं ताकि अपना बचाव कर सकें, सिर्फ कीड़ों से नहीं बल्कि चिलचिलाती धूप से भी।
ये हैं इतोशा के विशाल हाथी। ये सबसे लंबे होते हैं, पर ये छरहरे होते हैं ताकि इतनी विशाल काया का तापमान एक जैसा बनाए रख सकें। इनके विशाल चपटे कानों का आकार खून को ठंडा रखने के लिए एकदम सही होता है। इस सब की वजह से ये विशाल जीव अफ्रीका के सबसे मुश्किल सवाना मैदानों पर इन आग बरसाती दोपहरों में भी टिके रह पाते हैं। इसके साथ ही ये सफेद मिट्टी से खुद को ढक लेते हैं ताकि सूरज की किरणें टकरा कर लौट जाएं। इस तरह ये थोड़े थोड़े मिथकों वाले सफेद हाथियों की तरह भी दिखने लगते हैं। इस इकोसिस्टम के मुश्किल हालात में अक्सर ही अकाल पड़ जाता है या ठीक खुराक नहीं मिल पाती। इसी वजह से इन सबसे लंबे हाथियों के दांत सबसे छोटे और सबसे भुरभुरे होते हैं। यहां रहने की इन्हें ये कीमत चुकानी पड़ती है। हाथियों के ये छोटे छोटे दांत या शिकारी जीवों का विशाल इलाका कुदरत में अलग अलग इलाकों में रहने की जानवरों को अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती है। उन इलाकों में जहां जहां हरियाली बहुत है और शिकार भी भरपूर है, वहां तेंदुए का इलाका औसतन 5 से 10 वर्ग किलोमीटर का होता है। बंजर इलाकों में जिंदा रहने के लिए इन्हें बहुत बड़ा इलाका चाहिए होता है, सैकड़ों गुना बड़ा इलाका। जैसे कि यहां इस तेंदुए का इलाका 2750 वर्ग किलोमीटर का है। पेड़ों पर निशान लगाना भी यहां बड़ा काम है और इसमें शरीर से तरल बहुत कम हो जाता है। यही नहीं, इन्हें जमीन और सूखी पत्तियों पर भी निशान छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये सारे निशान टकराव और लड़ाइयों को रोकते हैं, फिर चाहे वो इनकी मादा ही क्यों ना हो। जब उनकी सरहद एक हो या फिर जब इनके बच्चों के अपने इलाके बन जाएं। यहां तापमान इतना ज्यादा है कि पेड़ की छाया में भी कुछ तेंदुए हाँफते हैं ताकि उनका बदन ठंडा हो जाए। मां और बेटी को यहां हीट स्ट्रोक होने का डर है, इसलिए अपने शरीर का तापमान कम बनाए रखने के लिए इनके पास सबसे अच्छा उपाय है अपनी ही जीभ से शरीर पर लार लगाना। जब ये भाप बन जाती है तो इनका खून ठंडा हो जाता है। ये समस्या उन जानवरों के साथ आती है जिनके बदन पर बाल तो हैं पर जिन्हें पसीना मुश्किल से आता है। तेंदुओं को शरीर के कुछ खास हिस्सों में ही पसीना आता है, जैसे इनके पंजों की गद्दी पर, होठों पर और गूदे वाले हिस्से में। अगर शरीर ऊर्जा खर्च करने वाला है तो ठंडा होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बिल्लियां जब अपने शिकार को एक बार में नहीं खा पाती तो उसे छिपा देती हैं। इसमें खतरा यही रहता है कि किसी और मांसाहारी जीव को शिकार की गंध मिल जाए तो वो हाथ साफ कर ले। गर्मी के साथ दिक्कत यह है कि इससे गोश्त सड़ भी जाता है और ये पता भी चल जाता है कि उसे छिपाया कहां है। मुर्दाखोर जानवर छिपे खाने को खोज निकालने में माहिर होते हैं। पर अगर आपका पेट पूरी तरह भरा हुआ हो तो आपको अगले दिन के लिए खाना छिपाने की फिक्र नहीं होती। तेंदुए अपना खाना अक्सर ऐसी जगहों पर ही छिपाते हैं जहां घने पेड़ या झाड़ियां हों,
ताकि झाड़ियों और डालियों के इस जाल में न तो कोई शिकारी पक्षी घुस पाए, ना ही कोई मैरबू, क्योंकि यहाँ से भागना इनके लिए आसान नहीं होगा। इस जाल में से तेजी से उड़ना तो कतई मुमकिन नहीं होता। खाना छिपाने की एक दिक्कत और है, नौसिखिए जीवों को याद ही नहीं रहता कि छिपाया कहाँ था। लेकिन तेंदुओं की सूंघने की काबिलियत बेमिसाल होती है। इसने तो छिपाया भी एकदम सही जगह पर था। इतने उलझे हुए इलाके में तो कोई घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। ये तो एक शिकंजे की तरह लग रहा है, घात लगाने के लिए एकदम सही जगह। और दूर से इसकी गंध भी तेंदुए की तरह लग रही है। जमीन के नीचे हालात अब ठीक हो रहे हैं। 9 महीने बाद सतह से तकरीबन 1 मीटर नीचे कई किलोमीटर दूर हुई बारिश का पानी अब रेगिस्तान में लौट रहा है। जमीन के अंदर की मिट्टी और बुलफ्रॉग को पानी मिल रहा है। गर्मियों में निष्क्रिय रहने की यह प्रक्रिया शीत निद्रा से हल्की होती है और इससे जानवर तकरीबन फौरन जाग जाता है ताकि वो कुछ ही घंटों में अपनी सामान्य गतिविधियां करने लगे। ये मादा मेढक धीरे धीरे पूरी तरह जाग रही है। अब इसे अपनी सूखी चमड़ी की परत को हटाना होगा। इस हालत में ये एक मुश्किल काम है। इसमें दबाव भी बहुत महसूस होता है। इस प्रजाति के जीने का तरीका देखिए, ये हमेशा गर्मी और पानी की कमी से जूझती रहती है। इसके बावजूद ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले उभयचरों में से एक बन गए हैं। ऐसे कुछ जीवों पर नजर रखी गई तो पता चला कि ये 45 साल तक जीते हैं। ये है जिंदगी में ज्यादातर वक्त सोते हुए बिताने का फायदा। मां तेंदुए ने 4-5 दिन पहले किए शिकार का ज्यादातर हिस्सा खा लिया है। इसके बाद उसने इसे जमीन में नहीं दबाया क्योंकि बचा हुआ हिस्सा उतना खास नहीं था। उसे इस दावत में बड़ा मजा आया। पेट जबरदस्त भरा होने की वजह से ये काफी सुस्त हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में ठंडा कच्चा गोश्त खाने के बाद पाचन काफी लंबा खींचता है। यह 4 या 5 घंटे तक चलता है। ऐसे में किसी ऊंची डाल पर चले जाने से चिलचिलाती दोपहर के बीच ठंडी हवा के झोंके मिल जाते हैं और सुकून महसूस होता है। जमीन से ऊपर होने से हाइना और दूसरे खतरों से भी अपने आप बचाव हो जाता है। जब पेट इतना ज्यादा भरा हो तो बच्चा भी बहुत सुस्त हो जाता है। इस दावत में इसने 3 से 4 किलो गोश्त खा लिया है और अब ये बहुत उनींदा हो गया है। वो खून जो दिमाग तक पहुंचता है वो अब भरे हुए पेट और आंतों की तरफ बह रहा है। सुकून भरी नींद, क्योंकि मां करीब है। उसके दांत और पंजे खतरनाक हैं और इस बात की गारंटी है कि कोई खतरा पास नहीं भटक पाएगा। हाइना ने 2 घंटे के अंदर खोद कर निकाले गए हिरण के बचे खुचे हिस्से खोज ही लिए हैं। ये ऐसे जानवर हैं जो हड्डियों तक को सफा चट कर जाते हैं। जहां दूसरे फायदा नहीं उठा पाते, ये वहां भी फायदा उठा सकते हैं। मादा तेंदुआ हिरण के इस बचे हुए हिस्से को और नहीं खाना चाहती थी, पर इसे हाइना पसंद नहीं है।
इन्होंने माँ तेंदुआ को नींद और पाचन के सुकून से जगा दिया है। इसे ये बर्दाश्त नहीं कि हाइना बच्चे के करीब भी आए। हाइना और तेंदुए के बीच लगातार टकराव चलता है। शिकार की चोरी, एक ही इलाके में होने की वजह से लगातार मुकाबला, और जब मौका मिले ये एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। हालांकि जमीन के भीतर पानी लौट रहा है और जमीन पर कई दिनों बाद ताजा घास उग आई है, लेकिन अब भी इस तपती हुई बंजर धरती पर कुछ है तो वो है बस धूल। लंगूरों को तब दिक्कत होती है जब धूल इनकी आंखों या फिर नाक में घुस जाती है। वरना इस रेत में ये मजे से कुश्ती लड़ते रहते हैं और किसी को कोई चोट भी नहीं लगती। इस तरह खेलने से जुड़ाव बढ़ता है। इससे बच्चे जरूरी हुनर सीखते हैं और इससे तनाव भी दूर होता है। जो प्रजाति जितनी ज्यादा होशियार होती है वो उतनी ही ज्यादा मजे करती हैं। पर कुदरत में हर चीज की कोई कीमत चुकानी पड़ती है। खेलने में ताकत खर्च होती है, शरीर का तरल कम होता है, ये उतने चौकन्ने भी नहीं रह पाते और ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तेंदुए के पसंदीदा पेड़ की डाल पर एक मरा हुआ लंगूर लटका है। इसका मतलब इतना ही है कि मादा तेंदुआ शिकार पर निकली थी पर उसे अभी भूख नहीं लगी है, या फिर उसने इसे अपने बच्चों के लिए मार दिया है। इसके बाद मादा तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरी और शिकार को ऐसे ही छोड़ दिया मानो ये उसका भंडार है। जाहिर है कि कोई भी इसे चुरा सकता है। हो सकता है दूसरे लंगूर ही चुरा लें, या फिर इतनी गर्मी में इसका गोश्त सड़ जाए। गर्मियां खत्म हो गई हैं, पर अभी भी तपिश कायम है। जमीन के अंदर पानी फिर से बहने लगा है। इसका सबूत है सतह पर फिर से नजर आ रहे पोखर। इन जगहों पर हरियाली की चादर भी बिछ गई है और जानवर एक बार फिर पानी पी सकते हैं। शिकारी पक्षी रंगों को देख पाते हैं और अपनी पैनी नजरों से लाशें भी खोज पाते हैं, और पानी वाली जगहें भी। इन जगहों पर फिर से गीला होकर बुलफ्रॉग फिर से जिंदा हो उठा है और धूल भरी अपनी कब्र से बाहर आ सकता है। आमतौर पर तेंदुए जमीन पर शिकार को खाते नजर नहीं आते। थोड़ी देर पहले वो पेड़ पर थे जहां वो इस वक्त हैं, लेकिन शिकार पेड़ से नीचे गिर गया था। हो सकता है कि बच्चों ने उसे गिरा दिया हो।
ये एक मरा हुआ लंगूर है जो काफी सड़ गया है। अजीब बात यह है कि इसके बावजूद वो अनगिनत भिन्न भिनाती मक्खियों वाले इस बदबूदार खाने का मजा ले रहे हैं। ये ताजा शिकार नहीं लग रहा, बल्कि कहीं पड़ी मिली लाश लग रही है। इसके ऊतकों की हालत देखकर यह समझ आ रहा है कि यह बंदर कई दिन पहले मर चुका था, और तेंदुए मुर्दाखोर नहीं होते। ये सच में बहुत ही असाधारण बर्ताव है। ये वही लंगूर हो सकता है जिसे मादा तेंदुए ने डाली पर छोड़ दिया था। इसकी तेज बदबू से हाइना भी खींचे चले आए हैं। तेंदुए अपने पेड़ पर हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। आखिर तेंदुओं ने लंगूर को तब क्यों नहीं खाया जब वो ताजा था? साफ लग रहा है कि वो इसके सूखने का इंतजार कर रहे थे। इस मौसम की भयानक गर्मी में इन्होंने शायद गोश्त को सहेजने का एक तरीका खोज लिया है, सूखा गोश्त। शायद ये ज्यादा नरम, जायकेदार और आसानी से पचने वाला होता होगा। ये सावधान हैं कि कहीं पेट वाली चमड़ी न टूट जाए, क्योंकि तब बदबू असहनीय हो जाएगी। इसके पेट के पाचक रस और बैक्टीरिया लंगूर के हाथ पैरों की मांसपेशियों को तबाह कर देंगे। ये इसी हिस्से को खाना चाहते हैं। इन्होंने 3-4 दिन तक अपने शिकार को सूखने दिया। इसके बाद इसका लुत्फ उठाया। ये तय है कि जब शिकार ताजा था, ये उसे तब भी सफा चट कर सकते थे। अगर वो रुके तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। बी ईटर और दूसरे पक्षियों की चहचहाहट फिर गूंजने लगी है। इनकी आवाजों से माहौल खुशनुमा हो जाता है। अब गर्मी परेशान करने वाली नहीं रह गई है, कम से कम पूरे दिन तो नहीं। जानवर ज्यादा देर तक ज्यादा सक्रिय है। मां तेंदुआ और इसकी बेटी अभी अगले 3-4 महीनों तक बहुत प्यार से साथ रहने वाले हैं, पर सबसे मुश्किल वक्त तो बीत गया। खुद को ढालना मायने रखता है। जंगल में जीना सीखने का मतलब है जो सामने आए उससे निपटो, शिकार की कमी से जूझो, पानी की कमी में भी डटे रहो, अपने शरीर को तपिश के मुताबिक ढाल लो और ऐसी जगहें खोजो जहां तापमान 1 डिग्री कम ही क्यों ना हो। अफ्रीका के जंगली जानवर ऐसे बिताते हैं अपना तपता हुआ जीवन।